बैक टू स्टडी आ जाते हैं। बहुत टाइम पास करती है मैडम ना। चलो, बात ये हो रही थी कि रेट ऑफ रिएक्शंस को हम लोग समझ रहे थे कि केमिकल रिएक्शन क्या है। जब हमें केमिकल रिएक्शन क्लियर होगा तो बायोलॉजिकल कैटलिस्ट भी एक तरीके का केमिकल रिएक्शन वो हमारे सेल के अंदर या वो एक्सो रिलीज होके जा रहा है तो बॉडी के अंदर किसी ऑर्गन के अंदर वो रिएक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं। इज इट क्लियर? ठीक है। तो इसमें हमने एग्जांपल लिया था इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक का। ऑर्गेनिक में हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च। स्टार्च में पता है ग्लूकोज का पॉलीमर है। किस तरीके की दो चेन है? किसकी दो चेन है स्टार्च में? फिर अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन। पूरी क्लास को बाहर करना सुन। रोज रोज यही कर रहे हैं हम। अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन। तो एक पॉलीसेक्राइड है, ग्लूकोज की चेन है। कॉमन कुछ नहीं, तो इतना ध्यान में रखो कि ग्लूकोज का पॉलीसेक्राइड। ठीक। और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। अब इसका ब्रेकडाउन होना है बॉडी में, ये कन्वर्ट हो रहा है। स्टार्च हमने फूड में, वेजिटेबल में, फ्रूट में जो हमारे फाइबर्स गए, जो हमारे स्ट्रक्चरल कार्बोहाइड्रेट स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट गए, उसमें से स्टार्च स्टोरेज वाला फॉर्म। क्लियर? वो वहां पे डाइजेस्ट हो रहा है, ब्रेकडाउन हो रहा है, हाइड्रोलिसिस हो रहा है। तो वो कैसी हाइड्रोलिसिस हो गई? ऑर्गेनिक हाइड्रोलिसिस। क्लियर? एक तरीके का ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन। एंड रेट ऑफ फिजिकल और केमिकल प्रोसेस रिफर्स टू अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, ध्यान से सुनना, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फाउंड पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम, किसी पर्टिकुलर टाइम में कितना अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बन रहा है आपका कलेक्टिवली। एक पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम ने डाइजेस्ट किया, कितने मॉलिक्यूल ग्लूकोज बने और वो ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं एसिमिलेशन के थ्रू, वो हर एक टिश्यू सेल तक पहुंच गया। दैट इज डिफरेंट थिंग। लेकिन किसी रिस्ट्रिक्टेड टाइम में, एक यूनिट टाइम में एक यूनिट प्रोडक्ट का कन्वर्जन, दैट इज द रेट ऑफ रिएक्शन। क्लियर? अब टाइम को कर दिया कांस्टेंट, रेट ऑफ रिएक्शन को हाई कर दिया तो क्या बढ़ जाएगा? आपका प्रोडक्ट बढ़ जाएगा। क्लियर? टाइम कम लग रहा है, टाइम हम उतने ही टाइम में रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा दिए तो हमारा क्या बन गया? बढ़ रहा है, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन बढ़ जाएगा। इज इट क्लियर? यही हम लोग उस ग्राफ से भी समझ रहे थे। तो द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म पर यूनिट टाइम, ये क्या हो गया? केमिकल रिएक्शन को, केमिकल प्रोसेस को अगर हम डिफाइन करें तो हर एक केमिकल प्रोसेस हो रही है, इट मीन्स कि वहां कुछ चेंज होगा। सबस्ट्रेट एलिमेंट किसी भी फॉर्म में, रिएक्टेंट बोलो, सबस्ट्रेट बोलो, एलिमेंट बोलो, और उसका रिजल्टेंट एक कोई फॉर्म, जो नया फॉर्म बन रहा होगा वो होगा प्रोडक्ट। क्लियर? इसको हम, जब बहुत छोटी यूनिट होती है तो उसको डेल्टा या डेल ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो पर यूनिट टाइम, उस यूनिट टाइम में थोड़ा अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, उसको हमने बोला एक रेट को डिफाइन किया। ठीक है? एक पर यूनिट टाइम में, एक छोटे से टाइम में छोटा सा अमाउंट जो प्रोडक्ट बन रहा है, दैट इज अवर रेट। वो डिफाइन करेगा कि रेट क्या चल रहा है, इतने टाइम में कितना प्रोडक्ट बन रहा है। ठीक है? अच्छा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल समझ में आता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल समझ में आता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा तो क्या होगा? एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा। इनवर्सली एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, कम हो। क्लियर? रेट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड, तो अब यहाँ पे हम चलो बाद में। रेट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड वेलोसिटी ऑफ द डायरेक्शन इज स्पेसिफाइड। वेलोसिटी समझ में आती है? वेलोसिटी सुना है वर्ड कभी? ठीक है, वेलोसिटी स्पीड से रिलेट कर लेते हैं अभी यहाँ पे। अगर नहीं, वेलोसिटी नहीं तो स्पीड से रिलेट कर लिए कि जो वेलोसिटी है, जिस तरीके से वो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, जिस स्पीड से फॉर्म हो। क्लियर? तो रेट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड वेलोसिटी, कि आप कितने स्पीड से प्रोडक्ट को फॉर्म कर रहे हैं, किस रिएक्शन में कितना स्पीड से एक प्रोडक्ट हमें मिल रहा है। ठीक है? इफ द डायरेक्शन इज स्पेसिफाइड, एक डायरेक्शन होगा तभी। देखो, कोई बॉडी में, जैसे हम तुम्हें क्रेब्स साइकिल तुमने शायद सुना हो, या हम बताएं देंगे तुम्हें क्रेब्स साइकिल, तो हम तुम्हें पूरी साइकिल पढ़ाने के बाद एक लाइन बोलेंगे, ऐसी कोई साइकिल बॉडी के अंदर चलती ही नहीं। ठीक? उस पर पूरी साइंस डिपेंडेंट है, उस पर हम प्रोसेस देख रहे हैं, उस पर ड्रग्स बन रही है, लेकिन एक्चुअली में वहां बॉडी के अंदर एक ऐसी कोई भी साइकिल नहीं चल रही। क्यों? क्योंकि मल्टी डायरेक्शनल है बॉडी के अंदर। जब प्रोसेस हो रही है, जब सेल के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आपकी प्रोसेस हो रही है, तो वो मल्टी डायरेक्शनल है। हर एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट, इसको समझना, ए से लेके हमने बोला ABCD EFG H तक हम जाते हैं,
ए से लेके एच तक रिएक्शन जाना है, एच हमारा फाइनल प्रोडक्ट है, लेकिन बी दूसरे रिएक्शन में जा सकता है, सी कहीं और जा सकता है, डी किसी और रिएक्शन के लिए इनिशियल सबस्ट्रेट की तरह वर्क कर सकता है। तो ओवरऑल जब हम पूरे उस रिएक्शन पूरे उस साइकिल को पढ़ते हैं तो हम एज्यूम करते हैं कि बीच में ए बी बी सी डी ई एफ जी जी किसी और रिएक्शन में नहीं गए। समझना क्या हम बताना चाहें? क्लियर? तो एक डायरेक्शन होना बहुत जरूरी है। तो हम वहां पे कंसिडर कराएंगे आपको कि इतने मॉलिक्यूल एटीपी इतनी ग्लूकोज का कॉन्जम्पशन क्यों होगा जब इस तरीके का पाथवे चलेगा, तब थ्योरेटिकल वो पाथवे, ठीक। लेकिन बॉडी में रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कहाँ पे अमाइनो एसिड का फॉर्मेशन चलना है, तो बीच का इंटरमीडिएट प्रोडक्ट अल्फा कीटोग्लूटरेट वो चला जाएगा अमाइनो एसिड बनाने। पायरुविक एसिड बन रहा है, उसके दूसरे काम है, वो चला गया, वो भी अमाइनो एसिड बनाने चला गया। तो इस तरीके से वो डिफरेंट डिफरेंट पाथवे में चले जाते हैं। क्लियर? तो डायरेक्शनल, जब हम रिएक्शन की बात कर रहे हैं, किसी पर्टिकुलर रिएक्शन की बात कर रहे हैं और प्रोडक्ट के फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, इट शुड बी डायरेक्शनल। क्लियर? समझ में आई ये बात? तो द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म पर यूनिट इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, ये एक्सप्रेशन हो गया आपका। रेट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड वेलोसिटी इफ द डायरेक्शन इज स्पेसिफाइड। एक डायरेक्शन में हम रेट की वेलोसिटी रेट को रिलेट कर सकते हैं वेलोसिटी के साथ कि कितना प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, कितना स्पीडी रिएक्शन। बीच में कोई कहीं घूमने टहलने चला गया कोई मॉलिक्यूल, तो उसमें हम नहीं कह सकते कि ये रेट एक डायरेक्शन ही मेंटेन नहीं हुई तो प्रोडक्ट फॉर्मेशन की रेट ऑब्वियसली अल्टर होगी। इज इट क्लियर बच्चा? रेट्स ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेस, अब आपने जो ऊपर फिजिकल प्रोसेस देखा स्टेट चेंज होना, उसके अंदर बॉन्ड ब्रेक होना, केमिकल प्रोसेस की बात की, आर इन्फ्लुएंस्ड बाय टेम्परेचर अमंग अदर फैक्टर। और भी कई सारे फैक्टर हैं, ठीक है। अब जस्ट सपोज आप जिस सबस्ट्रेट की बात कर रहे हो, जिस सबस्ट्रेट पे रिएक्शन होना है, ठीक, उस सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन डिफाइन करेगा कि कितना प्रोडक्ट फॉर्म होगा। सबस्ट्रेट कितना प्रेजेंट है वहां पे, 2 मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, 10 मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, एंजाइम कितने प्रेजेंट है, एंजाइम के पास एक्टिव साइट, जैसे जस्ट सपोज आपको घर से आना, ठीक, आपको 10 स्टूडेंट का ग्रुप है और आपको लाने के लिए हमने एक ऑटो रिक्शा भेज दी। 10 को आना यहाँ था लेकिन एक ऑटो रिक्शा भेजा, तो एक बार वो ऑटो रिक्शा कितने को ला सकता है मैक्सिमम? बहुत दोस्ती आ रही है, अभी कोरोना टाइम को हटा दें, डिस्टेंस वगैरह के रूल को हटा दें, तो 4-5 ही उसमें बैठ सकते हैं और वो आएगा। अब वो ऑटो रिक्शा जब फिर फ्री होगा तो वो दोबारा जाएगा और फिर से वो लेके आएगा, तो टोटल 10 आ पाओगे। सेम वे में एंजाइम के ऊपर एक्टिव साइट है, नंबर ऑफ एक्टिव साइट कितने सबस्ट्रेट को बाइंड कर लिए, अब वो एंजाइम फुल हो गया। क्लियर? अब वो पहले रिएक्शन करेगा, इस सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करा के फ्री होगा, फिर से वो जाएगा सबस्ट्रेट के पास, तो वो उसको बाइंड कराएगा। क्लियर? समझ में आ रही है? तो इस तरीके से बहुत से और भी फैक्टर है जो रेट ऑफ रिएक्शन को मैनेज करते हैं। लेकिन यहाँ पे टेम्परेचर क्या दिया हुआ है, तो आप केमिकल फेज में ये समझ सकते हो। केमिकली जब हम टेम्परेचर केमिकल मतलब लेबोरेटरी वाले रिएक्शन में अगर हमने टेम्परेचर हाई किया तो मोस्ट ऑफ द कैटालिटिक रिएक्शंस का रेट हाई होता है। क्लियर? बायोलॉजिकली एंजाइम डिनेचर्ड हो जाएंगे, वो हम लोगों ने कल डिस्कस किया था। ठीक है बच्चे, क्लियर है यहाँ तक? तो rate can also be called the velocity if the direction is specified. Rates of physical and chemical process are influenced by the temperature among other factors. ये among other factor, ये जो NCERT है ना, ये बहुत चालाकी से बनाई गई, ठीक है। और जब इस NCERT को बोलते हैं कि ये आपकी गीता कुरान है MBBS करने के आपके उसमें, या आईएएस कोई आईएएस का सिविल की प्रिपरेशन कर रहा है, वो क्लास 6 से लेके 12 तक की NCERT पढ़ते हैं, हिस्ट्री ज्योग्राफी सब कुछ उनको पढ़ना होता है एनसीईआरटी, ठीक है। तो एनसीईआरटी हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए एक इस तरीके से समझा जाता है कि आप गीता मान लो, कुरान मान लो, आप अपना बाइबल मान लो, सब कुछ मान लो, लेकिन वो आपकी ऐसी बुक हो जाएगी। तो ये जो दे दिया वर्ड एमंग अदर फैक्टर, आपको इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा, व्हाट आर द अदर फैक्टर। तो इस तरीके से आप एनसीईआरटी को मेरे साथ डिकोड करते चलोगे। इसलिए जो लोग बैठे ये सोच लेते हैं कि सिर्फ एनसीईआरटी से हमने यूट्यूब में सुना है, वो यहाँ से इन सब चीजों को बेटा यहीं से क्वेश्चन बन जाएंगे जो यहाँ कुछ नहीं लिखा। क्लियर? तो रेट के लिए हमने देखा कि टेम्परेचर इन्फ्लुएंस कर रहा है। अब टेम्परेचर हाई कर रहा है लो कर रहा है ये अभी यहाँ पे मेंशन है, लेकिन एक केमिकल रिएक्शन हमने देखा, केमिकल रिएक्शन में हमने
सबस्ट्रेट है ए प्लस बी, या रिएक्टेंट बोल रहे जो रिएक्शन में रोल प्ले कर रहा है, रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, उसको बोलते हैं रिएक्टेंट। क्लियर? और कोई प्रोडक्ट सी बना इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम ई, ठीक, अभी एंजाइम की बात नहीं कर रहे, केमिकल की बात कर रहे, तो सबस्ट्रेट सबस्ट्रेट बाइंड किए, दो रिएक्टेंट आपस में बाइंड किए और सी बना। इस सी को रेट को हाई करने के लिए हमने कहा टेम्परेचर, टेम्परेचर में चेंज किया गया, ठीक है, टेम्परेचर चेंज कर दिया गया तो ये फॉर्मेशन का रेट स्पीड बढ़ जाएगी, इतनी सी बात है। इज इट क्लियर? कोई क्वेश्चन? अ जनरल रूल ऑफ थंब, थंब रूल सुने होंगे, देखो एनसीईआरटी कैसे लिखा है, जनरल रूल ऑफ थंब, दो बार पढ़ोगे इसको, ठीक है। थंब रूल जिसको बोल रहे हैं वही जनरल रूल ऑफ थंब होगी, कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज है थोड़ा। इज दैट रेट डबल्स और डिक्रीज बाय हाफ फॉर एवरी 10 डिग्री चेंज इन अदर डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन में 10 डिग्री का अगर एक टेम्परेचर आपने इनिशियल वैल्यू ली कि इसका 15 डिग्री पे ये रेट चल रहा था, अब हमने या तो 10 डिग्री हम हाई कर रहे हैं या तो 10 डिग्री लो कर रहे हैं, दोनों का क्या उस पर इम्पैक्ट पड़ा उसको स्टडी किया जाता है। फॉर एवरी 10 डिग्री सेल्सियस चेंज इन अदर डायरेक्शन, या तो हाई या तो लो, एक आपका नॉर्मल हो गया, नॉर्मल टेम्परेचर पे वर्क हो रहा था, रिएक्शन चल रहा था, अब आप टेम्परेचर को जब स्टडी करते हैं कि टेम्परेचर का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो उसको 1-2 डिग्री टेम्परेचर करके आप एंजाइम के केस में देख सकते हो, जबकि जब केमिकल के केस में देखोगे तो या तो आप 10 डिग्री हाई करोगे या तो आप 10 डिग्री लो करोगे, तो आपको एक ड्रास्टिक चेंज जिसको आप रिपोर्ट कर सकते हो कि यहाँ पे क्या चेंज हुआ इस रिएक्शन, इसलिए 10 डिग्री सेल्सियस वाला ध्यान में रखिएगा। इज इन चेंज इन अदर डायरेक्शन, कैटलाइज्ड रिएक्शन प्रोसीड एट रेट वास्टली हायर देन दैट ऑफ अनकैटलाइज्ड वन, देखा है हम लोगों ने, ठीक है। बायोलॉजिकल कैटलिस्ट या कैटलिस्ट, हम दोनों कैटलिस्ट के केस में ये देखते हैं, कैटलिस्ट मतलब एक्टिवेशन एनर्जी को लो करेगा, उस प्रोसेस को करने के लिए जो एनर्जी चाहिए थी वो एनर्जी कम कर दी उसने और रेट को हाई कर दिया। When enzyme catalyzed reactions are observed, the rate would be vastly higher than the same but uncatalyzed reaction. अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर लैब में कर रहे हो तो उसका रेट कार्बोनिक एसिड को फॉर्मेशन का जो होगा वो रेट स्लोवर होगा rather than जो हमारी बॉडी में सबसे हाईली एक्टिव एंजाइम जो है दैट इज कार्बोनिक एनहाइड्रेस, एंड एक ये कैटेगरी है कैटालाइज एंजाइम की, एक कैटेगरी होती है, और एक ये कार्बोनिक एनहाइड्रेस। ये रिएक्शन बहुत फास्ट होता है, क्यों? क्योंकि हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड है, फिजियोलॉजी को भी साथ साथ कनेक्ट करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड मतलब वेस्ट हो गया, क्यों, कौन सा वेस्ट है? सेलुलर वेस्ट है जो हमारे सेल में निकल रहा है, उसको हमारी सेल अगर रखेगी तो एक्यूमुलेट होगा, टॉक्सिसिटी बढ़ेगी। इट मीन्स कि इसके कन्वर्जन वाला एंजाइम बहुत एक्टिव होना चाहिए। मतलब जस्ट सपोज तुम ऑटो से आ रहे हो, ऑटो से जा रहे हो, अब ये बीच में हमने तुम्हें कह दिया कि ये ट्रैफिक वाले रूल से, ट्रैफिक वाले रोड से हो, या इधर से कह दिया बाईपास से, ठीक, तुम्हें टाइम कम है, आना है, जल्दी आना जाना है, तो तुम ये रूट भले 1 किलोमीटर ज्यादा हो लेकिन तुम इसको प्रिफर करो, ठीक है। उसी तरीके से ब्लड को सप्लाई करनी है, ऑक्सीजन ले जाना है, कार्बन डाइऑक्साइड लाना है, तो ये सप्लाई कंटिन्यू चल रही है, बोल भी रहे तो भी हम इनहेल कर रहे हैं, सांस रोक के हम बैठे नहीं हुए, ठीक है। और इसी तरीके से इंटरनली टिश्यू में सेल में मेटाबॉलिज्म कंटिन्यू चल रही है, तो वहां CO2 रिलीज हो रही है, वो CO2 का कन्वर्जन बहुत जरूरी है, अदरवाइज इट विल बिकम द टॉक्सिक फॉर द सेल, हमारे सेल के लिए, हमारे टिश्यू सिस्टम के लिए वो टॉक्सिक हो जाता है। इसलिए जब भी क्वेश्चन आए कार्बोनिक एनहाइड्रेस से, तो हमें ये याद में रखना है कि कार्बन को ये कन्वर्ट करता है कार्बोनिक एसिड में, और ये रिएक्शन की रिक्वायरमेंट है कि ये रिएक्शन बहुत फास्ट हो जाना चाहिए, क्लियर। अब ये कार्बोनिक एसिड में क्यों कन्वर्ट करता है, इस पे हम लोग बात करेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम। अभी बस इतना जान लो, CO2 डिजोल्व फॉर्म में कम ट्रांसपोर्ट होती है, और हीमोग्लोबिन CO2 को प्रेफर नहीं करता है, ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन के साथ उसकी दोस्ती ज्यादा है, वो ऑक्सीजन को बाइंड करेगा, तो जब भी उसको CO2 और ऑक्सीजन साथ में दिखेंगे वो बोलेगा ऑक्सीजन आएगा, मैं तो ऑक्सीजन को ले जाऊंगा, मैं CO2 को नहीं ले जाऊंगा। CO2 के पास कोई रास्ता नहीं बनता है, तो एक केमिकल रिएक्शन अंदर चल रहा है जिसमें CO2 को कार्बोनिक एसिड में कन्वर्ट कर दिया जाता है, क्लियर। फिर इसके कॉम्प्लिकेशंस वहां समझाएंगे हम कि कार्बोनिक एसिड हो गया मतलब ब्लड का पीएच कम होगा, एसिडिक होगा, फिर से ब्लड में बहुत सारे एंटीबॉडी हैं, बहुत सारे प्रोटीन है, एंजाइम है, वो फंक्शन उनका डिस्टर्ब होता है,
तो ये कन्वर्जन कहाँ होता है, इसका फॉर्म कैसे चेंज होता है, उस पर हम लोग बात करेंगे वहाँ। क्लियर। बट अभी के लिए ये एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है, तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर दोनों केमिकल है, हमें पता है। अगर हम लेबोरेटरी में इनका रिएक्शन कराएं तो भी कार्बोनिक एसिड फॉर्म हो सकता है, और हमारे बॉडी में भी ये सेल के अंदर कार्बोनिक एसिड फॉर्म हो रहा है। क्लियर। आरबीसी के अंदर बेसिकली होता है। इन द अब्सेंस ऑफ एनी एंजाइम दिस रेट, तो ये रेट ऑफ रिएक्शन, क्योंकि ये प्रेजेंस ऑफ एंजाइम होगा तो ये रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगा। Clear? In the absence of any enzymes, this reaction is very slow with about 200 molecules of carbonic acid being formed in an hour. अब आप यहाँ पे रिलेट करो और इस चीज को नोट्स में आपके आ जाना चाहिए, क्योंकि ये एक डेटा है। जहाँ पे भी एनसीईआरटी में डेटा दिया हुआ है वो डेटा आपको अंडरलाइन होके स्टार मार्क करके रखना है, ताकि जब आप इस चैप्टर को रिवाइज करें तो आपकी आंखें इस डेटा पे रुक जाए, मार्क पे रुके। अलग अलग तरीके के आप डेटा को मार्क करने के लिए हैश बना सकते हो, डॉट बना सकते हो, स्टार बना सकते हो। ठीक है, साइंटिस्ट को मार्क करने के लिए आप इसी तरीके से कुछ अपना नोटेशन दे दो, जो आप एनसीईआरटी के फर्स्ट पेज पे आप लिख लो। ठीक है, कि ये नोटेशन मेरे नोट्स के एनसीईआरटी के इस चीज को इंडिकेट कर रहा है। अब जब आप कंप्लीट पढ़ चुके हो, उस टाइम आप रिवाइज करोगे, तो आप एक दिन टारगेट रखो, आज सिर्फ हम स्टार मार्क वालों को पढ़ेंगे। तो स्टार मार्क पढ़ रहे हैं आज हम, 5 स्टार मैम ने जहां जहां लगवाया था वो पढ़ेंगे। तो इस तरीके से आप कंप्लीट एनसीईआरटी को एक दिन में 3 घंटे में रिवाइज करके किनारे हटा सकते। क्लियर। और वो स्पीड लानी पड़ेगी लास्ट। समझ रहे हो बात क्या कह रहे हैं? तो अभी से एटलीस्ट वो सेग्रीगेशन, वो डिफरेंट डिफरेंट उसका नोटेशन आपको क्लियर रख आ जाते हैं। तो मतलब जहाँ पे भी डेटा का अमाउंट की, रेट की बात आएगी, या कहीं पे भी कुछ भी आप जब टाइडल वॉल्यूम वगैरह फिजियोलॉजी में पढ़ोगे, वो सब आपके मार्क होने चाहिए। Film formed in an hour, however, by using the enzyme present within the cytoplasm called carbonic anhydrase, the reaction speeds dramatically with about 6 lakh molecules being formed every second. अब हमको आई थिंक बोलने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे आर में दिया हुआ है, 1 घंटे में हम लेबोरेटरी में कितना बना रहे थे, 200 मॉलिक्यूल। तो जितना हमने अभी तुम्हें बोला, अब तुम उसको अच्छे से रिलेट कर सकते, कितना फास्ट वो रिएक्शन चल। ठीक है, यहाँ सेकंड में आ गया, तो ये पॉइंट नोट डाउन करोगे, और सेकंड ध्यान में होना चाहिए बेटा। द एंजाइम हैज एक्सेलरेटेड द रिएक्शन रेट बाय अबाउट 10 मिलियन टाइम्स। ठीक, मिलियन मीन समझ में आता है? 1 मिलियन मतलब 10 लाख। 1 मिलियन कौन बता? कितना? 10 लाख ही होते भाई, थोड़ा कॉन्फिडेंस तो रखो अपने ऊपर। 10 लाख होते हैं, आ जाओ आ जाओ, आगे आ जाओ सही। अरे बस 10 लाख होते हैं। ठीक है, 1 मिलियन में 10 लाख। तो 10 मिलियन टाइम्स रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ गया, जस्ट बिकॉज ऑफ अनकैटेलाइज्ड रिएक्शन को हमने क्या कन्वर्ट कर दिया, कैटेलाइज्ड रिएक्शन। इज इट क्लियर? इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। समझ में आ गई हर एक लाइन? ठीक, अब हम लोग आ जाते हैं एनसीईआरटी के बाहर, थोड़ा सा फिर से एंजाइम एंजाइम खेल लेते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ एंजाइम क्या है? कैटालिटिक प्रॉपर्टी है। दो दोस्तों के बीच में एक खड़ा है, या तो वो दोनों की लड़ाई खत्म करवा सकता है, या तो वो दोनों की लड़ाई बढ़ा सकता है। तो जो रेट ऑफ रिएक्शन को हाई कर दिया, किस डायरेक्शन में किया, वो रोल किसने प्ले कर दिया? कैटलिस्ट में। ठीक है, तो कैटालिटिक प्रॉपर्टी हो गई है। जैसे हम लोग एक देखते हैं ना, स्ट्राइक रेट, सचिन का स्ट्राइक रेट अलग है, विराट कोहली का स्ट्राइक रेट अलग है, धोनी सर आ गए तो उनका स्ट्राइक रेट अलग है। ठीक, तो उसी तरीके से हर एक एंजाइम के अपना स्ट्राइक रेट भी होता है। जैसे कार्बोनिक एनहाइड्रेस का भी देखा तो कि उसका स्ट्राइक रेट बहुत हाई होगा, रेट ऑफ रिएक्शन उसने हाई कर रखा है। एक्शन ऑफ एंजाइम, ऑफ समझ लो, जो कि बहुत बार हम बोल चुके हैं। थोड़े से ऐसे फिगर बना के रखोगे ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो। ठीक, एंजाइम और एंजाइमेटिक रिएक्शन में आ चुके हैं वापस, केमिकल रिएक्शन की बात खत्म होगी। एंजाइम है वो किसी सबस्ट्रेट से बाइंड करेगा, उसको बाइंड करने के लिए जो तुम्हें ग्रुप्स दिख रहे हैं, ये ग्रुप्स दिख रहे हैं, वो क्या हो गए बेटा? कौन सी साइट है? क्या होंगी ये? एक्टिव साइट। ठीक है, यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक अमीनो एसिड के रेसिड्यूज प्रेजेंट हैं जो एक्टिविटी ला रहे हैं इस एंजाइम की, इस पर्टिकुलर सबस्ट्रेट से रिलेटेड रिलेशनशिप को बनाने के लिए एक्टिव साइट है। इज इट क्लियर? ठीक,
अब इस एक्टिव सबस्ट्रेट एक्टिव साइट पे जब बाइंड करता है एंजाइम, देखो ये हो गया ई, ये हो गया आपका एस, ई और एस बाइंड किया। बहुत इंट्रोडक्टरी लेक्चर में मैंने बताया था एक कॉम्प्लेक्स बनता है ई एस कॉम्प्लेक्स, ठीक। अब एस के अंदर कुछ तो चेंज होगा, एंजाइम में चेंज नहीं होगा, ठीक। एंजाइम अपने शेप को चेंज करता है, वो दूसरा एक मॉडल है, वहां पे हम बताएं। अभी तक अभी बस इतना याद रखो, एंजाइम में कोई चेंज नहीं होगा, सबस्ट्रेट के अंदर उसने चेंज किया। सबस्ट्रेट के अंदर कैसे चेंज हो सकता है, या तो वो टूट जाए, ठीक, या तो उसकी कोई बॉन्ड टूट जाएगी, या कोई बॉन्ड रोटेट करे और उसने अपने फॉर्म को चेंज कर दिया। तो एक स्ट्रक्चरली चेंज हो गया, उसके फॉर्म को चेंज करके उसने फॉर्म चेंज कर लिया, नाउ इट बिकम एक्टिव, ठीक। या तो कोई जैसे ट्रिप्सिन एंजाइम, ट्रिप्सिनोजेन की बात करें तो उसके पास कोई इनएक्टिव ग्रुप है, उसको उसने रिलीज कर दिया और वो एक्टिव में कन्वर्ट हो गया। मतलब एंजाइम की एक्टिविटी के लिए भी एंजाइमेटिक रिएक्शन की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि हर एक रिएक्शन एंजाइमेटिक कंट्रोल है बॉडी के अंदर, कोई भी रिएक्शन ऐसा नहीं चल रहा है जिसमें एंजाइम का रोल नहीं। क्लियर बच्चा? तो एक कॉम्प्लेक्स बनेगा वहां पे जब सबस्ट्रेट कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है। तो कौन सा कॉम्प्लेक्स आ जाएगा, ईपी कॉम्प्लेक्स, ठीक। अब इट इज एग्जांपल ऑफ एनाबॉलिक रिएक्शन, मतलब दो मिलके सिंथेसाइज करने वाला। तो दो दो यहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट कलर देखा, एक आपका ए हो गया, एक आपका बी हो गया, या आप S1 S2 बोल दो, ठीक। और ये फाइनली दोनों मिलके एक प्रोडक्ट बना दिए पी को। तो एंजाइम अभी बाइंड करके रखा हुआ है प्रोडक्ट, बहुत अच्छे से समझो ये सब, ठीक है। एंजाइम बाइंड करके रखा हुआ है, ठीक। अब ये वही स्टेज है जो तुम्हें ऑटो लेके आ रहा है घर से, क्लियर, और यहाँ डिलीवर कर देगा, ठीक। माइंड में तुम्हारे चेंज है, वहां घर से निकले होगे मस्ती के लिए, यहाँ क्लास के बाहर तक भले ही मस्ती की होगी, लेकिन अंदर अभी बैठे हो तो थोड़ा अटेंटिव वे में पढ़ने के लिए तुम्हारे अंदर एक चेंज आ चुका है। तो सबस्ट्रेट लेवल पे कुछ अलग थे तुम, प्रोडक्ट लेवल पे अब कुछ अलग हो चुके हो। हम क्लास डिलीवर कर रहे हैं, अभी हम लोगों का एक कॉम्प्लेक्स बना हुआ है, एंजाइम और प्रोडक्ट का एक कॉम्प्लेक्स है जिसमें चेंज आ चुका था, ठीक। उसके बाद वो ज्ञान तुम्हारे अंदर चला गया, अब इट डिपेंड्स ऑन यू, तुमने कितना ज्ञान लिया है, फिर मैं तुम्हें छोड़ दूंगी, टाइम खत्म। क्लियर बच्चा? सिस्टम समझ में आया? एंजाइम के पास कुछ साइट है जिसपे उसने बाइंड किया, ठीक। एनाबोलिज्म है, मतलब यहाँ पे सिंथेसिस होगी, तो दो सबस्ट्रेट बाइंड कर रहे हैं, दो सबस्ट्रेट आपस में मिलेंगे, कुछ बॉन्ड होगा, ये कन्वर्जन के टाइम तक एंजाइम ने उनको अपने एक्टिव साइट अपने गोद में ले रखा है। उसके बाद वो प्रोडक्ट के बनते ही एक ट्रांजिशन फेज रहेगा, जब ये प्रोडक्ट के साथ एंजाइम है और वो फाइनल प्रोडक्ट बन चुका है, तो एंजाइम उसको रिलीज कर देगा, ठीक। वो ऑटो फ्री हो गया, अब वो वापस चला, ठीक। अब एक चीज बताओ, जब ऑटो का एग्जांपल दिया मैंने, अब एंजाइम ऑटो की जगह मैं तुम्हें एक वैन भेज दूं तो तुम 10 एक साथ आ सकते हो। इट मीन्स कि एंजाइम की एक्टिविटी इट आल्सो डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ एक्टिव साइट प्रेजेंट। एक जो व्हीकल भेजा उसके अंदर कितने सीट थे इस पे डिपेंड था कि तुम कितने कम टाइम में यहाँ पे आ सकते हो, 10 लोग एक बार में आ जाओगे या 10 लोग 2 बार में आ जाओगे। तो ये भी चीज ध्यान में रखो कि एंजाइम पे कितने एक्टिव साइट है, वो कितने सबस्ट्रेट को बाइंड कर सकता है, इससे उस एंजाइम की एक्टिविटी डिफाइन होती है, क्लियर। तो अभी हमने क्या देखा, एंजाइम सबस्ट्रेट, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, एंड देन सबस्ट्रेट का कन्वर्जन, एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स, एंड देन एंजाइम अपने रास्ते, प्रोडक्ट अपने रास्ते, क्लियर। तो प्रोडक्ट अलग हो गया, ये हो गया एंजाइम और प्रोडक्ट। अब ध्यान ये रखो कि एंजाइम सबस्ट्रेट और एंजाइम प्रोडक्ट ईएस और ईपी जो कॉम्प्लेक्स है, ये है ट्रांजिशन, ठीक है। ये परमानेंट नहीं है, ये बहुत टाइम के लिए नहीं बना, तुम ऑटो में बहुत देर के लिए नहीं बैठे, तुम्हें यहाँ आके पढ़ना था और घर जाके खा पी के सोना है, क्लियर। ये तुम्हारे दो मेन मेन जगह, बीच में तुमने क्या व्हीकल लिया, पापा छोड़ने आए, वैन से आए, कार से आए, कैसे भी आए, वो एक ट्रांजिशन टाइम, क्लियर है। तो अगर इसमें आपसे पूछता है कि ट्रांजिशन स्टेट क्या है, तो क्या हो जाएगा, ईएस और ईपी, क्लियर। एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स एंड एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स, ये दोनों क्या है, ट्रांजिशनल। फाइनली आपका एंजाइम एक स्टेबल स्ट्रक्चर है, एक सबस्ट्रेट आपका स्टेबल स्ट्रक्चर है, प्रोडक्ट आपका स्टेबल स्ट्रक्चर है, एंड एंजाइम फिर से जो रिलीज हो रहा है वो प्रोडक्ट स्टेबल स्ट्रक्चर। अब ये एंजाइम देखो ये सेम रह गया, यहाँ पे अब रिलेट करना, आप इस एंजाइम का शेप देखो और इस एंजाइम का शेप देखो, दोनों सेम है, ठीक, सेम है।
ये वापस चला गया, फिर से ये इसी तरीके के सबस्ट्रेट को बाइंड कर लेगा, फ्री हो गया ये। क्लियर? एंजाइम हमेशा एक रिएक्शन कराता है और उसके बाद फ्री हो जाता है, और वो अब ये एंजाइम की लाइफ पे डिपेंड है कि ये कितनी बार ये साइकिल चला सकता है, ये इसकी एक्टिविटी पे डिपेंड है। इसलिए कंटिन्यूअस सिंथेसिस ऑफ एंजाइम बॉडी के अंदर, सेल के अंदर चलती रहती है। कोई ऐसा जिसको ये प्रोसेस नहीं समझ में आया? अब हम इसको रिवर्स डायरेक्शन, अब देखो तुम एरो देखो, एरो देखो कैसा है ये, कैसे एरो बोलते हैं इसको? ऐसा एरो लगा हो रिएक्शन में तो इसको क्या बोलते हैं? रिवर्सिबल रिएक्शन। ये इस डायरेक्शन में भी चल सकता है, ये इस डायरेक्शन में भी चल सकता है। नाउ इसको हम सबस्ट्रेट बना, ये सबस्ट्रेट है, एंजाइम बाइंड किया, कैटाबोलिक रिएक्शन, ठीक, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना, ठीक, वो सबस्ट्रेट में ब्रेक डाउन हो रहा है क्योंकि कैटाबोलिक रिएक्शन, दो अलग अलग अब छोटे छोटे पार्टिकल बन गए, जो बड़ी पार्टिकल थी उससे ब्रेक डाउन हो गया और वो रिलीज हो। क्लियर? तो नाउ दिस विल बिकम प्रोडक्ट एंड दिस विल act as a substrate. Is it clear? रिवर्सिबल रिएक्शन, एक डायरेक्शन, दो डायरेक्शन, बाई डायरेक्शनल रिएक्शन रिवर्सिबल होते हैं। रिवर्सिबल रिएक्शन यूनिडायरेक्शनल, ये हर जगह यही है। केमिस्ट्री में भी हम जब डाइजेशन बताएंगे वहां पे भी, ठीक है, हम जब प्लांट में ट्रांसपोर्टेशन बताएंगे वहां पे भी क्या इरिवर्सिबल है, क्या रिवर्सिबल है, सेम चीज, दो जो कन्वर्जन हो सकता है वही है। रिवर्सिबल क्लॉकवाइज एनाबॉलिक हैबिट, ठीक है, जब एंटी क्लॉकवाइज कैटाबॉलिक, एक ही इमेज में आप दोनों चीज को लिख सकते हो, ठीक। लेकिन अब वो आप फिर नहीं कि 4 दिन में भूल गए कि यहाँ पे कैसे हो रहा है, कंडीशन है। आप जब इस साइड अगर एक डायग्राम बना रहे हो तो इस डायरेक्ट डायग्राम में आप नीचे इसको प्रोडक्ट, इसको सबस्ट्रेट लिख दो, इसको प्रोडक्ट लिख दो, और ऊपर के साइड आप इसको सबस्ट्रेट लिख दो एंड इसको प्रोडक्ट लिख। तो एक रिएक्शन का एक डायरेक्शन प्रोडक्ट बना, दोनों डायरेक्शन में प्रोडक्ट बन रहे हैं, लेकिन तो अब सबस्ट्रेट प्रोडक्ट की तरह। कैटाबोलिज्म में दोनों छोटे वाले तुम्हारे प्रोडक्ट हो जाएंगे, एनाबोलिज्म में बड़ा वाला प्रोडक्ट हो जाएगा। एना मतलब मिलना, सिंथेसाइज होना, कैटा मतलब टूटना। क्लियर? ब्रेक डाउन, नॉर्मल मेटाबॉलिज्म के फंडामेंट। क्लियर है? आगे चले, ये भी बहुत बार आएंगी ये चीजें। तो रिवर्सिबिलिटी ऑफ एक्शन, एन एंजाइम कैन स्पीड अप द रिएक्शन इन बोथ डायरेक्शन। अब एंजाइम की प्रॉपर्टी है, सबको नोट्स बनाने हैं। क्लियर? स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम एक्शन, एक एंजाइम, अब ये जो आया था यहाँ पे, अगर हम कहें कि यहाँ पे गोलू मोलू साहब बैठे हैं सबस्ट्रेट, वो बोल रहे हैं हमें भी जाना है, ठीक, जस्ट हम इमेजिन करते हैं कि ये बोल रहा है हमें भी जाना है। कोई ऐसा इंसान है जो वैन के, ऑटो के, इतनी उसकी ओबेसिटी है कि वो उस ऑटो में एंटर ही नहीं कर सकता, उसके गेट से ही एंटर नहीं कर सकता, तो ये एंजाइम उसको नहीं ले सकता, वो ऑटो में नहीं बैठेगा, उसके लिए आप दूसरा एक्सयूवी मंगा लो, ठीक, फिर उसमें बैठाएंगे। तो समझो यहाँ हम क्या बताना चाह रहे हैं कि एंजाइम इज वेरी स्पेसिफिक, उसको किस सबस्ट्रेट को बाइंड करना है उसी सबस्ट्रेट को वो लेके आएगा, ठीक। जैसे किसी स्कूल की वैन है, अगर माने इंटरनेशनल की वैन है तो वो माने इंटरनेशनल के ही बच्चों को लेके आएगा, और फाटक और क्या क्या स्कूल है तो पता नहीं है, रहने दूर जाएगा। क्लियर है? तो एंजाइम की स्पेसिफिसिटी ध्यान में रखना है। Reversibility of action, an enzyme can speed up the reaction in both direction, एनाबोलिस कैटाबोलिस दोनों तरीके के। जैसे हम एक कैटेगरी की बात करें, एटीपेज, पहले भी हमने नाम लिया इसलिए दोबारा आज ले लेते हैं। एटीपी की सिंथेसिस में भी एटीपेज एंजाइम रोल प्ले करेगा। एटीपी का ब्रेकडाउन हो रहा है एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में, वहां पे भी एटीपेज एंजाइम रोल प्ले करेगा। तो बाई डायरेक्शनल रोल हो गया, किसी भी डायरेक्शन में वो किसी को भी सबस्ट्रेट बना सकता है। स्पेसिफिसिटी, एक एंजाइम स्पेसिफिक होगा अपने सबस्ट्रेट के लिए, एन एंजाइम इज स्पेसिफिक फॉर बोथ द काइंड ऑफ सबस्ट्रेट एंड टाइप ऑफ रिएक्शन, ठीक। कैटाबोलिज्म हो रहा है, टाइप ऑफ रिएक्शन, एनाबोलिज्म हो रहा है, टाइप ऑफ रिएक्शन। सबस्ट्रेट वो टूटने जा रहा है या वो जुड़ने जा रहा है, दैट इज डिपेंडेंट ऑन सबस्ट्रेट। तो एंजाइम स्पेसिफिक है। सेंसिटिवनेस टू हीट, एंजाइम के केस में हमें ध्यान में रखना है कि सेंसिटिविटी, ठीक, हम केमिकल की तरह हम नहीं कह सकते कि हम इसको टेस्ट कर लें 10 डिग्री हायर 10 डिग्री लो, यहाँ पे हो सकता है 1 डिग्री में उसका गेम खत्म हो जाए, एंजाइम को एगलेट कर ले या एंजाइम खुद ब्रेक डाउन कर जाए। एंजाइम्स ऑफ थर्मोलैबाइल, वाइटल वर्ड सुने, वाइटलिटी,
उसी तरीके से लेबाइल वर्ड है कि एंजाइम जो है थर्मोलेबाइल, मतलब थर्मस, थर्मस मतलब टेम्परेचर, टेम्परेचर से क्या हो गया, सेंसिटिव है, ठीक है, और हाईली सेंसिटिव, स्मॉल चेंज भी आपका उसको डिनेचर्ड या कोएगुलेट कर सकता है, दैट इज आर डिनेचर्ड एट हाई टेम्परेचर इन लिक्विड मीडियम, हाउएवर ड्राइड एंजाइम एक्सट्रैक्ट कैन इंड्योर हाई टेम्परेचर, या आप कुछ उसको केमिकली जब क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस कर रहे हैं तो वहां पे क्योंकि हमको उसको क्रिस्टल फॉर्म में कन्वर्ट करके, अब एक्टिविटी नहीं देख रहे हैं, हम उसके केमिकल कंपोजिशन को स्टडी करने जा, तो वहां हम क्रिस्टल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए लिक्विड फॉर्म से उसको, जो प्रोटोप्लाज्म में हमारे लिक्विड फॉर्म में वो प्रेजेंट था, वहां से आइसोलेट किए, क्रिस्टल सॉलिड फॉर्म में उसको कन्वर्ट किए, एंड देन वी आर गोइंग टू स्टडी द केमिकल नेचर ऑफ पर्टिकुलर एंजाइम, इज इट क्लियर? तो उस केस में हम वहां पे क्रिस्टलाइजेशन करते हैं। ड्राइड एंजाइम एक्सट्रैक्ट कैन एंड्योर हाई टेम्परेचर, और वो एक हायर टेम्परेचर पे एक्सट्रैक्ट हो चुके हैं, इज इट क्लियर? कोलाइडल प्रॉपर्टीज, कोलाइडल प्रॉपर्टी क्या कहती है? हाँ बेटा, यू कैन से, ठीक है, माइक्रोबियल एंड ह्यूमन हेल्थकेयर वेलफेयर में ये सब पढ़ोगे, जब ईस्ट का बनना, चीज का बनना, वहां पे भी जो एंजाइमेटिक रिएक्शंस हो रहे हैं, जो आपको बेकरी चीज, बेकरी ईस्ट मिल रहा है, वो सब इसी चीज का ऑब्टेन करके फॉर्म किया जाए। कोलाइडल प्रॉपर्टीज, कोलाइडल मीन्स व्हाट? कोलाइडल सॉल्यूशन बहुत बेसिक लेक्चर में बताया, फिर सेल में दोबारा बताया था, फिर प्रोटोप्लाज्म में दोबारा बताया था, आज चौथी बार पूछ रहा हूं। कोलाइडल मीन्स, बताओ बताओ, बोल जो भी बोल। बाइंड करते, कोलाइडल प्रॉपर्टी बेसिकली रिलेट होती है कि आप लाइट के पॉइंट ऑफ व्यू से जब बताएंगे तो लाइट का रिफ्लेक्शन, लाइट का एब्जॉर्प्शन, कितना कोलाइडल सॉल्यूशन है, और हमें किस चीज पे ध्यान रखना है कि एक लिक्विड है हमारे बॉडी सेल के अंदर, प्रोटोप्लाज्म में वाटर प्रेजेंट है, वो वाटर जेली होता जा रहा है, थिकनेस आ रही है उसमें, वो किसकी वजह से है? प्रोटीन वहां पे जो प्रेजेंट है उसकी वजह से वो कोलाइडल सॉल्यूशन में कन्वर्ट होती है, clear? So enzymes are protein, that's why they are colloidal in nature. They have high molecular weight, usually ranging from 10,000 to 15,000 molecular weight, और इसलिए ये आपके क्या है बेटा? Macromolecule है. The mode of enzyme action. Enzymes lowers the activation energy of reaction. बोल चुके हैं, समझा चुके हैं, अब थ्योरी आपके सामने है और इसको आपको नोट्स बनाना। बहुत सारे पॉइंट ऐसे लगेंगे कि मैम फिर से रिपीट कर रही है, मैम रिपीट कर रही है मतलब मैम डबल मेहनत कर रही है, तो आपको तो एटलीस्ट कर लेना है उसको, ग्रेस्पिंग पावर लाओ अपने अंदर और इसको ग्रेस्प कर लो कि एंजाइम क्या कर रहा है? लोवर्स द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ अ रिएक्शन, दैट इज द मोड ऑफ एंजाइमेटिक रिएक्शन, एक्शन या रिएक्शन, the amount of energy required to raise the energy of molecules to level at which chemical reaction can occur. ये raise of the energy level जो है ये क्या है? फ्री एनर्जी में बढ़ाना है, उसकी फ्री एनर्जी जो उसके पास थी उसके और एक्टिवेशन एनर्जी तक लाना है, क्लियर? वही एनर्जी की बात हो रही। टू लेवल एट विच केमिकल रिएक्शन कैन अकर, वो बैठा रहे उसको चलाना है, ठीक? तो दैट इज एक्टिवेशन एनर्जी. Example, the activation energy of acid hydrolysis of sucrose at 25 degrees Celsius per molecule is 26,000 calories, but in presence of